हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और इस वाले वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये मैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 2025 एंड 2026 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कराने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा देखना है वो है नेशनल मूवमेंट क्या होता है। अब देखो, हमें जो इंडिया को जो फ्रीडम मिला है वो एकदम से नहीं मिला है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे लीडर्स आए हैं, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया है, अपना खून बहाया है, बहुत सारे लोग हैं ये। ठीक है, तो इन्हीं का जो भी इन्होंने किया है उसको एक मूवमेंट का रूप दिया गया, इसे ही नेशनल मूवमेंट कहा जाता है। और जो मूवमेंट्स हैं इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 3 फेज में इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है उसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो फेज है वो है अर्ली नेशनलिस्ट फेज, जो कि 1885 से 1907 तक चलता है। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो है द असर्टिव नेशनलिस्ट फेज, जो कि 1907 से 1916 तक चलता है। उसके बाद जो थर्ड फेज है वो है द गांधीयन एरा, ये 1915 से लेकर जब तक इंडिया फ्रीडम नहीं हो जाता यानी 1947 तब तक चलता है। तो हम लोग को इस चैप्टर में सिर्फ द अर्ली नेशनलिस्ट या फिर जो अर्ली नेशनलिस्ट फेज था 1885 से लेकर 1907 उसे पढ़ना है। तो अर्ली नेशनलिस्ट में जो लोग थे वो लोग मोस्टली कांग्रेस जब स्टार्ट हुआ था ये उस टाइम का बात है। तो कांग्रेस जब शुरू ही हुई थी, कांग्रेस नया नया बना ही था। कांग्रेस को बनाया किसने था? A.O. ह्यूम। ठीक है, याद रखना, अगर तुमने इसके पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो पहले पढ़ लो, तब ये चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ज़्यादातर लोग जो लोग थे वो मिडिल क्लास एडुकेटेड लोग थे। तो उनमें ज़्यादातर लॉयर, बैरिस्टर, टीचर, ऑफिशियल्स ये लोग आते हैं। ठीक है, तो इन लोगों मिल के कांग्रेस में ये लोग शामिल होते हैं और इन्हीं के टाइम से शुरू होता है द अर्ली नेशनलिस्ट फेज। इसमें कुछ कॉमन लीडर्स का नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जैसे W.C. बैनर्जी, रास बिहारी घोष, R.C. दत्ता, ये लोग बंगाल से बिलोंग करते थे। एंड इसके अलावा दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रानाडे, ये लोग महाराष्ट्र एंड गुजरात साइड से बिलोंग करते थे। तो इनके नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे बिकॉज तुमसे पूछा जाएगा कि अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स के नाम क्या थे। उसके बाद अर्ली नेशनलिस्ट किस पर बिलीव करते थे, इनका मानना क्या था? तो ये लोग ओपन माइंडेड थे एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स में थे। ठीक है, तो ओपन माइंडेड मतलब होता है कि इनका मानना था कि ब्रिटिश जो है वो इनको सपोर्ट करेगा और एक बार इन्हें आज़ादी दे देगा अगर ये ब्रिटिश का साथ देते हैं तो। ठीक है, और ये मॉडरेट पॉलिटिक्स में थे, मतलब ये लोग प्रेयर करेंगे, लेटर लिखेंगे, पिटीशन करेंगे, इस तरह का वेपन्स ये लोग यूज़ करते थे। ये लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा इन सब पे यकीन नहीं रखा करते थे। और ये लोग का मानना था कि अगर ये लोग ब्रिटिश के साथ लॉयल रहे, ब्रिटिश क्वीन के साथ लॉयल रहे, तो ब्रिटिश क्वीन इनको गिफ्ट में फ्रीडम दे देगी, जो कि बिल्कुल गलत था लेकिन स्टार्टिंग के लिए काफ़ी सही था। बिलीफ, इनका बिलीफ क्या था? इनका बिलीफ था जस्टिस, फेयर प्ले, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में। ठीक है, इनका मानना था कि अगर वो लोग ब्रिटिश का सपोर्ट करें, ब्रिटिश का साथ दे, तो ब्रिटिश हमें फ्रीडम दे देगा, ब्रिटिश हमारे साथ भी सेम फेयर प्ले करेगा, हमारे साथ भी ऑनेस्ट रहेगा, हमारे साथ मिल के काम करेगा और इंडिया के लोगों की भलाई करेगा। ऐसा इनका मानना था। इनका मानना था कि ये लोग सोलेमन प्लेज लेंगे ताकि इंडिया को होम रूल मिल सके। अब होम रूल का मतलब होता है कि इंडिया है, अपना देश है, तो अपने देश में अपना रूल चलेगा, यानी इंडिया में इंडियन लोगों का रूल चलेगा। ये इनका एक सोलेमन प्लेज था, मतलब एक गंभीर सोच थी कि ऐसा हो सकता है ब्रिटिश अगर चाहे तो। आठ बजकर 40, ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं आपको इस वाले वीडियो में करा रहा हूँ द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नेशनल मूवमेंट क्या होता है।
तो इंडिया में जब फ्रीडम आया तो वो एकदम से नहीं आया, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लगभग 100 ईयर तक का स्ट्रगल किया, उसके बाद इंडिया को फ्रीडम मिला। तो ये जो स्ट्रगल है इसे ही नेशनल मूवमेंट का नाम दिया गया है। और इस जो नेशनल मूवमेंट था इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है द अर्ली नेशनलिस्ट फेज, जो कि 1885 से लेकर 1907 तक चलता है। उसके बाद सेकंड होता है द असर्टिव नेशनलिस्ट फेज, जो कि 1907 से 1916 तक चलता है। एंड थर्ड वन है द गांधीयन एरा, जो 1915 से लेकर 1947 तक चलता है, जब तक इंडिया को फ्रीडम नहीं मिल जाता तब तक। ओके, हम लोग को इस वाले चैप्टर में सिर्फ द अर्ली नेशनलिस्ट फेज के बारे में ही पढ़ना है, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो अर्ली नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे वो एडुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, मतलब एडुकेशन में अच्छा था ये लोग। और ये स्टार्टिंग ईयर ऑफ कांग्रेस का बात हो रहा है, मतलब जब कांग्रेस शुरू में जब बनी थी, ठीक है। तो कांग्रेस कब बनी थी ये तो मुझे कमेंट में बताओगे, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में तुम्हें बताया था। ओके, इसके अलावा इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो लॉयर, बैरिस्टर, टीचर और ऑफिशियल्स थे। इन लोग यहाँ पे कांग्रेस का हिस्सा थे उस समय पे। और इनके कुछ कॉमन लीडर्स हैं जो बहुत बड़े लीडर्स थे उस समय कांग्रेस के, वो है WC बैनर्जी, रासबिहारी घोष एंड RC दत्ता। ये बंगाल से थे। उसके अलावा दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस राणा डे, ये लोग महाराष्ट्र एंड गुजरात से बिलोंग करते थे। अर्ली नेशनलिस्ट का बिलीफ था कि ये लोग अगर ब्रिटिश का साथ दें, ब्रिटिश के साथ लॉयल रहे, तो ब्रिटिश इनको फ्रीडम देगा। ठीक है, इनका ये मानना था। ये लोग ओपन माइंडेड थे कि अगर ये लोग ब्रिटिश का सपोर्ट करें, ब्रिटिश के साथ रहे, ब्रिटिश को मदद करें, तो ये लोग ब्रिटिश जो हैं उनको ब्रिटिश हमें क्या करेंगे, आज़ादी दे देंगे, ऐसा इनका मानना था। इसके बाद इनका बिलीफ क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली नेशनलिस्ट किस पर बिलीव करते थे। तो इनका बिलीफ था सेंस ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी में। मतलब इनका मानना था कि अगर हम लोग दूसरों का भला करें तो वो भी हमारा भला करेंगे। जैसे इनका मान रहे थे ये लोग कि अगर हम लोग ब्रिटिश का सपोर्ट करें तो ब्रिटिश भी हमें सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा फेयर प्ले, मतलब अगर हम लोग सही करेंगे तो वो लोग भी हमारे साथ सही करेंगे, ऐसा इनका मानना था। ऑनेस्टी मतलब तुम जानते हो, सच्चाई। तो इनका मानना था कि अगर ये लोग ईमानदार रहेंगे तो ब्रिटिश भी इनको सपोर्ट करेगा और इन्हें फ्रीडम देगा, ऐसा ये मान के चल रहे थे। इसके बाद इनका शुरू में जो होप था कि ब्रिटिश इन्हें क्या प्रोवाइड करेगा, वो था होम रूल। होम रूल का मतलब होता है स्वराज। तो इनका मानना था कि इंडिया जो है उसको इंडियन लोग रूल कर सकेंगे, ब्रिटिश ऐसा कोई फंक्शन उनको करके देंगे। इसी को बोलते हैं स्वराज, मतलब अपना देश तो अपना राज। तो ऐसा इनका सोलेमन प्लेज था। सोलेमन प्लेज का मतलब होता है गंभीर सोच, गंभीर तरह से वो लोग सोच रहे थे, एकदम सीरियस थे कि अगर वो लोग ब्रिटिश का सपोर्ट करें तो ब्रिटिश उनको होम रूल देगा। इसके बाद इनका मानना था कि ब्रिटिश रूल का बहुत बेनिफिट है। शुरू में ब्रिटिश लोगों ने इनको रेलवे दिया, उसके बाद एजुकेशन लेकर आए अपना। तो इनका मानना था कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ब्रिटिश का, क्योंकि कांग्रेस को भी ब्रिटिश नहीं बना के दिया था, क्योंकि लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। उसके बाद ब्रिटिश वुड हेल्प इंडियंस टू गवर्न देमसेल्फ। तो इनका एक और सोच था कि ब्रिटिश लोग इंडियन लोगों को इंडिया पे गवर्न करने में हेल्प करेंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड। तो इनका मानना था कि हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे और पीसफुली अगर हम लोग उनको प्रेयर करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे, तो वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, इंडियन लोगों को सपोर्ट करेंगे, जो कि ऐसा कभी हुआ नहीं अभी तक। इसके अलावा डिमांड्स क्या थे इनके? डिमांड्स कुछ बुक्स में ऑब्जेक्टिव या एम ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो तीनों का मतलब एक ही है, डिमांड्स। तो डिमांड्स में पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी चेंजेस की जाए, मतलब जो लॉज थे उनमें थोड़ा बदलाव किया जाए। जैसे इंडियन काउंसिल को अबॉलिश कर दिया जाए, लेजिस्लेचर काउंसिल और लेजिस्लेचर असेंबली को थोड़ा एक्सपैंड किया जाए, जिसमें इंडियन लोगों को जगह मिले, ताकि इंडियन लोग भी अपने वहाँ पे जो लॉज बन रहे हैं उनमें डिसीजन लेने में थोड़ा बहुत पार्ट ले सके। इसके बाद इंडियन कंट्रोल ओवर पब्लिक पर्स का मतलब समझ लो बजट, ठीक है, जो पैसा इंडिया के टैक्स लोगों से आता है, उनका जो कैसे वो लोग उस पैसे को कहाँ खर्चा करेंगे ये इंडियन लोग डिसाइड कर सके, जो कि बिल्कुल भी नामुमकिन था, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इंडियन लोग खुद अपना पैसा अपने ऊपर खर्चा करें, क्योंकि ब्रिटिश तो खुद का पॉकेट भर रहे थे ना, इसलिए वो इंडिया का जो पैसा है वो बाहर लेके जा रहे थे। इसके अलावा यहाँ के जो लीडर्स थे उनका एक स्लोगन था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन,
मतलब लेजिस्लेचर काउंसिल में अगर उनको जगह नहीं मिलेगी तो इंडियन लोग टैक्स नहीं देंगे, ऐसा इनका एक स्लोगन था, एक नारा था। इसके अलावा ये लोग स्वराज एंड सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड कर रहे थे, मतलब हमारा देश तो हमारा रूल होगा, ऐसा इनका डिमांड था। उसके अलावा ये लोग चाह रहे थे कि इंडियन लोगों को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिले। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे कि जो रूल्स बनाते हैं, जैसे आईएएस हो गया, जो लागू करते हैं रूल्स को, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इन जगहों पर भी इंडियन लोगों को जगह मिले। लेकिन अगर तुम्हें याद होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि ब्रिटिश लोगों ने जो आईसीएस का जो एग्जाम होता है उसका जो मैक्सिमम एज है वो 21 ईयर से कम करके 19 ईयर कर दिया था। ठीक है, मैंने शायद वहाँ पे 18 बोला था तो वो ठीक कर लेना, वो 19 ईयर किया था शुरू में। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया था ताकि इंडियन लोग इस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में ना आ सके। उसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इंडिया क्या चाहता था कि इंडिया में किस तरह के इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हैं। तो पहला था लैंड रेवेन्यू थोड़ा कम किया जाए, मतलब लैंड टैक्स जो था उसको कम किया जाए ताकि इंडियन लोगों को थोड़ा भला हो, पीजेंट लोग थोड़ा अच्छा से रह सके। उसके अलावा रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी एंड मनी, तो जो आर्मी के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, इंडिया का टैक्स का जो पैसा है, इंडियन लोगों का जो खर्च हो रहा है आर्मी के ऊपर, उसको कम किया जाए। जो पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं इस तरह से ग्रैंड दरबार में, तुमने पढ़ा होगा इसके पहले वाले वीडियो में ग्रैंड दरबार के बारे में, तो उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है उसको कम किया जाए। उसके बाद इंक्वायरी इनटू पॉवर्टी एंड फेमाइन, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, और जो फेमाइन है मतलब जो भूखमरी होती है उस पर ये लोग इंक्वायरी करें ताकि इंडियन लोग इस तरह से भूख से ना मरे, गरीबी से ना मरे, इंडियन लोगों को भी थोड़ा बहुत मतलब इन सब से फ़ायदा मिले। ओके, इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लोन, इंडियन लोगों को लोन मिल सके ताकि इंडियन लोग इंडस्ट्री खोल पाए, अपने वहाँ पे काम कर पाए, अपना कुछ भला कर पाए, इसके लिए उन्होंने चीप लोन का मांग किया था। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स, मेडिकल, इरिगेशन, ये सब इनका डिमांड था। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया जाए, ट्रेड प्रोटेक्शन एक्ट्स बनाई जाए ताकि ब्रिटिश अपना खुद का सामान लेकर आके हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ख़त्म ना कर दे। ठीक है, तो बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर कुछ तरह के टैक्सेस लगाई जाए, कुछ तरह के उसके ऊपर राइट्स लगाई जाए ताकि उसका दाम भी जो इंडियन गुड्स हैं उनके इक्वल हो, ताकि दोनों गुड्स चल सके। लेकिन ब्रिटिश ऐसा कभी नहीं करते। उसके अलावा सॉल्ट टैक्स जो होता है, शुगर टैक्स जो होता है, उसको अबॉलिश कर दिया जाए। तो शुरू के टाइम पे क्या था ना कि जो नमक खरीदते थे उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था। तो इंडियन चाहते थे कि ये हट जाए, क्योंकि टैक्स इतना अगर टैक्स देंगे इंडियन लोग तो इंडिया के पॉकेट में तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स क्या थे, तो डिमांड्स था कि इंडियन हो सर्विसेज का, मतलब जो आईसीएस का एग्ज़ाम था वो लंदन के साथ साथ इंडिया में भी हो ताकि इंडियन लोग को भी जगह मिले एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, जैसे आईएएस बन सके इंडिया के भी लोग। उसके बाद कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो जो जुडिशरी है जो उसमें जज होते हैं और एग्जीक्यूटिव जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे वाइसरॉय हो गए या फिर आईएएस हो गए, उस टाइम के गवर्नर्स हो गए, उसमें उसको अलग अलग रखा जाए। क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं ना, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डाल के उनसे गलत डिसीजन करवाते हैं। तो इनका डिमांड था कि इनको अलग रखा जाए, जुडिशरी अलग हो, एग्जीक्यूटिव अलग हो, वो एक दूसरे पे प्रेशर ना क्रिएट कर पाए। उसके बाद लोकल म्यूनसिपालिटीज़ जो लोकल पावर्स हैं उनको थोड़ा पावर बढ़ा के दिया जाए, उनको थोड़े पैसे दिए जाए, उनके ऊपर कंट्रोल थोड़ा कम किया जाए ताकि वो लोग अपने लोगों का भला कर सके, अपने लोगों के लिए काम कर सके। उसके बाद एक आर्म एक्ट यहाँ पे पास हुआ था, उसको वापस लिया जाए, क्योंकि इस आर्म एक्ट में क्या था कि इंडियन लोग किसी भी तरह का हथियार नहीं रख सकते थे और वहीं ब्रिटिश लोग को ये आज़ादी थी कि वो अपने पास हथियार रख सकते थे। तो इसको बर्खास्त करने के लिए यानी रिपेल करने के लिए बोला गया था और ये रिपेल हुआ भी था। अगर तुम जानते होगे तो लॉर्ड रिपॉन जो थे उन्होंने इसको रिपेल किया था। इसके बाद वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन लोगों को काम मिले ताकि इनके पास भी थोड़ा पैसा आए। इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड किया जाए, क्योंकि उस समय एजुकेशन लेवल इंडिया में बहुत कम था। उसके बाद पुलिस सिस्टम को अच्छा किया जाए, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसे इनजस्टिस होती थी, अत्याचार होता था, तो उसकी वजह से पुलिस सिस्टम को अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इंडियन लोगों के लिए। उसके बाद डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, इंडियन लोगों का जो राइट्स हैं उसको बचाया जाए। इंडियन लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इन सब के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ब्रिटिश के पास से, उन सबको बंद किया जाए। ठीक है। उसके बाद अबॉलिशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट,
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत कोई भी ब्रिटिश जो ऑफिसर है या ब्रिटिश के जो लोग हैं वो किसी भी इंडियन को बिना कोई सबूत के अरेस्ट कर सकते हैं और 1 साल तक अपने पास रख सकते हैं बिना कोर्ट में पेश किए। ठीक है, तो इसको बंद करने को इन्होंने कहा। उसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स टू असेंबल टू फॉर्म एसोसिएशन, तो इंडियन लोग को भी एसोसिएशन बनाने का मौका मिले, जैसे कांग्रेस बनाने का मौका मिले, अलग अलग जो एसोसिएशन थे उनको बनाने का मौका मिले इंडिया को, ताकि इनको ये राइट्स वापस मिल सके। ओके, उसके बाद इनके मेथड्स क्या थे? तो इनका मेथड जो था वो शुरू का बहुत ज़्यादा पीसफुल मेथड था। ये लोग बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा पे भरोसा नहीं करते थे। तो इनका जो फर्स्ट सेट ऑफ मेथड था, तो ये एडुकेटेड लोग हैं, ये लोग स्पीच के ज़रिए, उसके बाद स्पीच के जरिए ब्रिटिश लोगों को बताया करते थे कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, उनको क्या डिमांड्स हैं, उनको सेल्फ रूल चाहिए, स्वराज चाहिए, क्या चाहिए, ये लोग कैसे बताएंगे? स्पीचेस के ज़रिए। तो ये लोग मीटिंग करेंगे, स्पीच देंगे, या फिर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते थे, यूज़ ऑफ प्रेस, मतलब न्यूज़पेपर्स में छापते थे। उसके बाद मेमोरेंडम्स निकालते थे। मेमोरेंडम्स मतलब होता है कि लेटर, एक टाइप ऑफ लेटर होता है। पिटिशन मतलब भी यही होता है, एक टाइप ऑफ लेटर, और उनमें उनका जो डिमांड है वो ये लोग ब्रिटिश को बताया करते थे। इसके बाद सेकंड सेट ऑफ मेथड था 3 P's, जिनमें फर्स्ट था पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। मतलब सेम वही, या तो ये पिटिशन देंगे, पिटिशन का मतलब एक तरह का लेटर होता है, प्रेयर देंगे, प्रेयर करेंगे उनके सामने, या प्रोटेस्ट करेंगे। और ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट था। ठीक है, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम आराम से धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना। इसके बाद ये लोग वीकली जनरल्स निकाला करते थे। उन जनरल्स में वो लोग ब्रिटिश का जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। उसके अलावा उनके जो डिमांड्स हैं वो अपने सामने रखेंगे उनको उस जनरल में। इसके बाद डेप्यूटेशंस ऑफ इंडियन लीडर्स, तो जो इंडियन लीडर्स थे वो लोग ब्रिटिश काउंसिल में जाके इन चीज़ों को बताया करते थे। आगे तुम पढ़ोगे, दादा भाई नारोजी, इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश के सामने रखी थी। इसके बाद अचीवमेंट ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, यानी अर्ली नेशनलिस्ट को इतना सारा करने के बाद क्या मिला? तो ये लोग नेशनल अवेकनिंग कर पाए थे इंडियन लोगों का, मतलब इंडियन लोग जो हैं उनको एक साथ ला पाए थे और उनके अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो जगा पाए थे, ताकि वो लोग भी अपने देश के लिए लड़े, अपने देश के लिए आज़ादी की मांग करें, क्योंकि अगर सब कोई नहीं मांगेगा तो नहीं मिलने वाला ये चीज़। इसके बाद इन लोगों ने इंडियन लोगों को ट्रेन किया ताकि वो लोग डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, इन सब का डिमांड कर सके। ठीक है, उससे पहले इंडियन लोग बस यही मांग रहे थे कि टैक्स कम कर दो, लड़ाई झगड़ा बंद कराओ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मत खराब करो, यही सब इंडियन लोगों का शुरू में डिमांड था। लेकिन बाद में ये जो नए लीडर्स आते हैं, जो अर्ली नेशनलिस्ट के जो लीडर्स थे, इन्होंने डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, इन सब को पूरा करने का बाद इंडियन लोगों को सिखाया क्या होता है, ये डेमोक्रेसी क्या होती है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, इसके बारे में बताया। उसके बाद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं उन सबको करो। तुमने कुछ देर पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें वो जो आर्म्स एक्ट है उसको रिपेल कर लो, ICS में जो एग्ज़ाम होता है उसमें इंडियन लोगों को जगह मिले, एग्जीक्यूटिव में इंडियन लोगों को जगह मिले, यही सब इनका भी डिमांड था। उसके बाद रिफॉर्म्स, तो क्या क्या रिफॉर्म्स कर पाए थे ये लोग, देखते हैं। चलो, सबसे पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो हम लोग जो ICS का जो डिमांड कर रहे थे वो लोग इंडिया में, वो 1886 को पूरा होता है, और ICS का जो एग्ज़ाम होता है वो लंदन के साथ साथ इंडिया में भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ये 1893 में होता है। इसी के तहत ICS का जो एग्ज़ाम है वो लंदन के साथ साथ इंडिया में भी होने लगता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, हम लोग को जो लीडर्स आते हैं उनके दो कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो हमारे लीडर हैं वो है दादा भाई नारोजी। ये 1825 से लेकर 1970 तक जिंदा रहते हैं, मतलब इनका पूरा लाइफ 1825 में शुरू होता है और इनका जन्म होता है 4 सितंबर 1825 मुंबई में। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के एफिंस्टन कॉलेज में। ओके, इन्होंने क्या क्या खोजा था? तो इन्होंने फाउंड किया था बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन एक पॉलिटिकल क्लब है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वैसा ही है। इन्होंने न्यूज़पेपर्स एडिट किए थे, राष्ट्रगोप्तार और धर्मा मार्गदर्शक, ये 2 न्यूज़पेपर्स हैं। इन्होंने इसको एडिट किया था, लिखा था और इनको पब्लिश किया था। ये इंडिया के अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर है। 1865 में इन्होंने लंदन
इंडिया सोसाइटी का खोज किया था, मतलब इनको फाउंड किया था लंदन इंडियन सोसाइटी का, लंदन में किया था, ताकि ये जो है इंडियन लोगों की बातों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश कर सके। लंदन इंडियन सोसाइटी जो है ये लंदन में काम कर रही थी और ये इंडियन लोगों की बात को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखने का काम कर रही थी। ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जगह मिला था। ठीक है, रोल इन कांग्रेस, ये दूसरा कंट्रीब्यूशन है। तो एक्टिव पार्ट लेकर रखे थे ये कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे कांग्रेस को बनाने में। कांग्रेस में बहुत बार ये प्रेसिडेंट बने थे, लगभग 3 बार जो है ये प्रेसिडेंट बने थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 3 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। इसके बाद इनका जो कार्यकाल होता है, मतलब जिस टाइम पे ये काम कर रहे थे कांग्रेस में, उस टाइम पे सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, इस तरह के जो थॉट्स थे इनको कांग्रेस में मंजूरी मिली थी और इसके लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ब्रिटिश से डिमांड कर रहे थे। 1906 में ये सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अपना हाँ भरते हैं और कांग्रेस अब सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करती है ब्रिटिश से। उसके बाद एक्सपोज द इकोनॉमिक इल ऑफ इंडियंस। अब इंडिया में जो इकोनॉमिक इल्स आ चुका था ये लोग सबको बताते हैं, इंडियन लोगों को बताते हैं। कैसे? इन्होंने अपना एक बुक लिखा है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम का इनका एक बुक है, जिसमें उन्होंने द ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम का जो थ्योरी है वो दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे इंडिया का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है और ब्रिटिश इंडिया को गरीब और गरीब और गरीब करते जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1866 से लेकर 1915 तक इनका पूरा लाइफ चलता है। 1866 में इनका जन्म होता है कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ये प्रोफेसर होते हैं हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के, फर्गुसन कॉलेज पुणे में ये प्रोफेसर होते हैं। इसके अलावा इनकी 2 कंट्रीब्यूशंस हमें पढ़ने हैं, मैंने 2-3 पढ़ा दिए हैं, तुम बस 2 याद करना काफ़ी है, सिलेबस में तुम्हें सिर्फ 2 ही पढ़ना है। तो इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश के सामने कुछ रिफॉर्म्स करने का डिमांड रखा था। इन्होंने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके बाद जो ह्यूज एक्सपेंडिचर हो रहा था ब्रिटिश के द्वारा इंडिया का पैसा को, इन्होंने उसको सामने रखा। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्मी के ऊपर जो खर्च हो रही थी इंडियन लोगों का पैसा, वो ब्रिटिश को बताया, इंडियन लोगों को बताया, ताकि इंडियन लोग जागरूक हो सके और अपने पैसे को बचा सके। उसके बाद पॉलिसी ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो उस समय ब्रिटिश क्या कर रहे थे ना, ऐसे ऐसे रूल्स बना रहे थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग रखा जा सके, इसका सुविधा हो सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया ना कि जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने उस रूल्स को क्रिटिसाइज किया, उन पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज किया और इंडियन यूनिटी को बनाए रखने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए और इंडियन और हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को बताया कि कैसे इनको अलग करने की कोशिश हो रही है। उसके बाद कॉटन टैक्स को क्रिटिसाइज किया कि कॉटन के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए। उसके बाद इन्होंने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इन सब पे भी बातें की, इन सब पे भी ब्रिटिश को क्रिटिसाइज किया और इंडियन लोगों को जागरूक किया कि वो लोग इनके बातों को समझे और ब्रिटिश का साथ ना दे। इसके बाद इन्होंने खोज किया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का 1905 में, जिसका मेन एम था कि जो नेशनल लीडर्स आने वाले हैं उन सबको ट्रेन किया जाए, उन सबको समझाया जाए कि कैसे भारत को आज़ाद कराया जाएगा, कैसे इंडिया को फ्री किया जाएगा, कैसे इंडिया को ये जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सके। उसके अलावा इनको क्रेडिट भी दिया जाता है गांधी जी को इंडिया लाने का। ठीक है, गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका में थे, इनको इंडिया में लाने का जो क्रेडिट है वो इन्हीं को मिलता है और गांधी जी भी इनको अपना पॉलिटिकल मेंटर मानते थे। तो मतलब बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, इन्हीं की वजह से गांधी जी इंडिया आए थे। उसके बाद जो हमारे लास्ट लीडर हैं वो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, 1848 से 1925। ये 1848 में इनका जन्म बंगाल में हुआ था और ये फर्स्ट इंडियन थे जो इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम को पास किए थे। ठीक है, ये बहुत बड़ा पोस्ट है। आज के टाइम पे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ये लगभग वही है और ये मजिस्ट्रेट थे आसाम में। ठीक है, तो ये पास होने के बाद इनको मजिस्ट्रेट का नौकरी मिला था आसाम में। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था। इंडियन एसोसिएशन एक पार्टी है, जैसे पहले कांग्रेस थी वैसा ही इंडियन एसोसिएशन है जो ब्रिटिश के जो रॉन्ग पॉलिसीज़ थे उसके अगेंस्ट में फाइट किया करते थे। उसके बाद इन्होंने कन्वे किया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में कोलकाता में
उसके बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों एक साथ आ गए थे, तब जाके इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये कांग्रेस का एक पार्ट है। अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम जानते होगे कि कांग्रेस दो पार्टियों को मिला के बना था, एक इंडियन एसोसिएशन और एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन दोनों के मिलाने से कांग्रेस बना था। इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। इनका अपना एक बुक है जिसका नाम था नेशन इन द मेकिंग, जिसमें उन्होंने इंडिया को कैसे नेशनलाइज किया जाए, इंडिया के लोगों के बारे में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने इस बुक में बताई है। तुम्हें इतने सारे नहीं पढ़ने, तुम्हें सिर्फ 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है और तुम्हारा पूरा सिलेबस ईजिली हो जाएगा। मैं इस चैनल से एसएसटी जो तुम्हारा पार्ट है यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी है, इसका पूरा सिलेबस मैं तुम्हें अपलोड करने वाला हूं इसमें, और लाइन बाय लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा जो भी तुम्हारे सिलेबस में। अगर तुम देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।